हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपकी संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 की जो जीव विज्ञान है उसका चौथा चैप्टर है क्या है आनुवंशिकता। जो आनुवंशिकता चैप्टर है उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। जो आनुवंशिकता चैप्टर है ये कक्षा 10 की जो जीव विज्ञान है इसका लास्ट चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाते हैं और लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है हमारा, पहले हम लोग जानेंगे आनुवंशिकता। जो लेसन है वो क्या कह रहा है, ये क्या होता है, आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है, आनुवंशिकता की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है। आनुवंशिकता संतानों में उनके माता पिता से प्राप्त इस प्रकार के लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण तथा संतान में माता पिता के लक्षणों के वंशागत होने को वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो संतान होती है, जो बच्चे होते हैं, उनमें माता पिता के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। इन लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। तथा संतान में माता पिता के लक्षणों के वंशागत होने को वंशागत या क्या कहते हैं, वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। ये थी हमारी आनुवंशिकता की परिभाषा। और इसे दूसरे शब्दों में जानेंगे। जो ये परिभाषा थी ये आनुवंशिकता की ही समझ लो परिभाषा है, लेकिन दूसरे शब्दों में बताई गई। अगर आप लोग ये परिभाषा ना याद कर पाए तो ये वाली याद कर लें। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो क्या मतलब है, जैसे कि विज्ञान की उस शाखा को जो विज्ञान की शाखा है उसमें जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के जो माता पिता होते हैं उनमें आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। और उस लक्षण व आनुवंशिक लक्षण जो बच्चे में आते हैं, इन सभी क्रियाओं को अध्ययन करने की जो रीतियां हैं उन्हें आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ये हमारी आनुवंशिकता की पहचान। और आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं ये हमारे आनुवंशिकता के जनक हैं। अब हम जानेंगे जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने आनुवंशिक लक्षणों की पहचान करने के लिए अनेकों प्रयोग किए, तब ये जान पाए कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। और जो आनुवंशिक लक्षण इन्होंने प्रयोग पहले किया, इन्होंने मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग किया और मटर के अनेक प्रकार जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की किस्में थीं, उन सभी को मिलाकर क्या करा है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। वही लिखा है मेंडल की सफलता के कारण। जो मेंडल थे उन्होंने जब इतने प्रयोग किए तो उनकी सफलता के कुछ कारण थे। वही लिखा है मेंडल की सफलता के कारण। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, दूरदर्शिता के कारण ही मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता मिली। जो मेंडल हैं उनको क्या, दूरदर्शिता के कारण ही मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता मिली है। उनकी सफलता के निम्नलिखित कारण है। जो मेंडल हैं उनकी सफलता के क्या हैं, निम्नलिखित कारण हैं। तो वही लिखा है मेंडल की क्रिया विधि। जो मेंडल थे उनकी क्रिया विधि क्या थी,
क्या लिखा है, पहली क्रियाविधि क्या थी, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, एक ही समय में क्या किया, जो एक समय में केवल एक ही लक्षण की जो वंशागति होती है उसका अध्ययन किया। जबकि पहले वैज्ञानिकों ने पूरे जीव को एक लक्षण माना था, जबकि जो मेंडल थे उन्होंने केवल एक ही लक्षण की वंशागति का क्या किया, अध्ययन किया। लेकिन जो इनसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज करने की कोशिश की, उन्होंने क्या किया, पूरे जीव को क्या मान लिया था, एक लक्षण मान लिया था। ये हमारी क्या है, मेंडल की पहली कार्यविधि है। अब दूसरी कार्यविधि क्या लिखी है, दूसरी कार्यविधि लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोगों का एफ्टो, जो मेंडल थे उन्होंने कितने प्रयोग किए थे, 2 प्रयोग किए थे, वही लिखा है। अपने प्रयोगों का F2 दूसरी तथा F3 तीसरी पीढ़ियों तक अध्ययन किया। जो मेंडल थे उन्होंने 3 पीढ़ियों तक क्या किया, मेंडल ने लगातार 3 पीढ़ियों तक स्वपरागण कराया और उन्होंने 3 पीढ़ियों तक क्या किया, अध्ययन किया, 3 पीढ़ियों तक जानने की कोशिश की, वही लिखा है। अगला क्या लिखा है, 3 नंबर जो है मेंडल केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। मेंडल ने कौन से पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे, इसकी पुष्टि इन्होंने अगली पीढ़ियों के स्वपरागण परीक्षणों से की। जैसे कि कोई भी हम काम करते हैं उसमें स्वस्थ चीज़ें ही लेते हैं, ना कि जो जिनका स्वास्थ्य सही ना हो उन चीज़ों को लेते हैं, वही लिखा है। उन्होंने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे, इसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों के स्वपरागण परीक्षणों से की। इसकी पुष्टि उन्होंने क्या की, जो अगली पीढ़ी में स्वपरागण किया उसके परीक्षणों से की। चौथी कार्यविधि क्या है हमारी, उन्होंने संकरण के लिए सदैव स्वस्थ पौधों को, जो उन्होंने जब संकरण किया, उन्होंने जब स्वपरागण के लिया, कैसे पौधों का चुनाव किया, सदैव स्वस्थ पौधों का चुनाव किया। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर मेरे बच्चों। जो मेंडल थे उन्होंने 5वीं जो कार्यविधि थी वो किस प्रकार की, वही लिखा है। स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुंकेसर काट दिए। जो स्वपरागण थी, स्वपरागण की क्या होती है, संभावना, उन्होंने जब पहला संकरण कराया तो उसमें स्वपरागण की संभावना थी, इसलिए उस संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ क्या छोटे पौधे जो थे उनके क्या किया, पुंकेसर काट दिए। अब है प्रयोग के लिए वस्तु का चयन। जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधों का चयन किया और वस्तुओं का किस प्रकार चयन किया, तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 के लिए हो सकता है ये पूछ ले, तो आप लोग याद करके जाइए जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो क्या लिखा है, प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित कारणों के आधार पर किया। जो मेंडल थे, हमने आप लोगों को पहले बताया था, उन्होंने मटर के पौधों का चयन करने के लिए निम्नलिखित कारणों पर, जो मटर के पौधे थे उनका चयन करने के लिए निम्नलिखित कारणों के आधार पर, क्या जो पौधे होते हैं उनमें कोई ना कोई गुण पाया जाता है या आधार होता है जिसके लिए उन्होंने क्या किया, वस्तु का चयन किया, वही लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, पहला कारण क्या है, वस्तु किस प्रकार की चयन की, मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधा है। जो मटर होता है वो
वो कैसा होता है, वो केवल एक वर्षीय पौधा होता है। जो मटर होता है वो केवल एक ही सीजन में मिलता है, ना कि हर समय, हर साल। जो साल होता है, साल के 365 दिन बराबर मटर का पौधा नहीं चल सकता। वही लिखा है, मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है। जो मटर का पौधा होता है, इसका जीवन चक्र कैसा होता है, छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव। जैसे कि कुछ ही समय में क्या इसकी अनेक पीढ़ियां जो होती हैं उनका अध्ययन करना क्या है, संभव है। ये था हमारा पहला वस्तु चयन करने का कारण। अब है दूसरा, इसके पुष्पों में नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। जो मटर के पौधे होते हैं, इनमें नर तथा मादा जननांग एक ही पौधे में होते हैं। जो पौधे और पुष्प होते हैं उनमें नर एवं मादा जननांग पाए जाते हैं। जो वही जो होते हैं वो परागण की क्रिया करते हैं, जिससे कि पुष्प का, बीज का व पुष्प का अगले बीज का जो होता है निर्माण होता है। अब है इसमें तीसरा कारण क्या है, इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। क्या इसमें जो कृत्रिम पर परागण होता है, मतलब कि जो कृत्रिम विधि द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा नहीं, जो कृत्रिम विधि द्वारा होता है, पर परागण द्वारा क्या कराया जा सकता है, संकरण कराया जा सकता है। ये था हमारा तीसरा कारण, जो उन्होंने मटर के पौधे को इसलिए चुना है। अब हम बताएंगे आप लोगों को चौथा कारण क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। जो स्वनिषेचन होता है उसके कारण ये जो हमारे मटर के पौधे होते हैं वो समयुग्मजी होते हैं। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। और क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं इसके पौधे वो शुद्ध लक्षण वाले क्या रहते हैं, बने रहते हैं। ये था हमारा चौथा कारण। अब है पांचवा, मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं। जो मटर के पौधे होते हैं उनमें बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। एक ही पौधे में क्या होते हैं, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं कि इसमें मटर के पौधे में इसमें 7 विपर्यासी लक्षणों वाले मटर के पौधों का क्या किया था, चयन किया था। अब है मेंडल के मटर पर प्रयोग। जो मेंडल थे उन्होंने जो मटर का पौधा था उस पर किस प्रकार प्रयोग किया, वही लिखा है। मेंडल ने संकरण प्रयोग के लिए मीठी मटर को चुना। जो मेंडल थे उन्होंने संकरण प्रयोग के लिए क्या किया, मीठी मटर को चुना। उन्होंने मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे जो थे, मटर के पौधे उनको 7 जो विपरीत लक्षण, जो 7 अलग अलग लक्षण थे, जो अलग अलग लक्षणों की वंशागति का क्या किया, अध्ययन किया। यही बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं। मान लो समय बहुत कम बचा है। हम आप लोगों को जब क्वेश्चन हल करवाएंगे तो कृपया आप लोग उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, जिससे कि आप लोगों के जो बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम हैं वो बहुत अच्छे से जाएंगे। तो अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है जो क्या था हमारा पिछला टॉपिक, क्या था, मेंडल के मटर पर प्रयोग क्या था। उसमें क्या लिखा था, 7 विपरीत लक्षणों के पौधों का चयन किया, वही लिखा है। किंतु एक समय पर उन्होंने 2 विपरीत लक्षणों की वंशागति पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। किंतु एक समय ऐसा आया जो उन्होंने क्या किया, विपरीत लक्षणों की जो वंशागति थी वो दो विपरीत लक्षण थे उनकी वंशागति पर क्या किया, अपना ध्यान केंद्रित रखा। उन्होंने 2 विपरीत
लक्षणों वाले मटर के पौधों में कृत्रिम परागण द्वारा संकरण करा। जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, दो विपरीत लक्षण वाले जो पौधे थे उनमें मटर के पौधों में क्या किया, कृत्रिम परागण द्वारा संकरण कराया। इसमें बने संकर पौधे दो मूल पौधों में से एक के समान थे। जो इसमें संकर पौधे का मतलब है छोटे, जो छोटे पौधे बने तो जो मूल पौधे थे मतलब जो पिछले पौधे से कराया गया था उनमें से एक क्या था, एक पौधा समान था। ये क्या था, हमारा एक पौधा समान था तथा संकर पौधों में आपस में संकरण कराने पर जो संतति पौधे बने उनमें से कुछ एक मूल पौधे जनक के समान तथा कुछ दूसरे पौधे जनक के समान थे। जैसे कि समझना मेरे प्यारे बच्चों, जो संकर पौधे थे उनमें जब आपस में संकरण कराने पर जो बौने पौधे थे उनमें क्या, जब आपस में संकरण कराया, आपस में संकरण कराने पर क्या था, संतति पौधे जो बने वो क्या थे, उनमें से कुछ तो मूल पौधे के समान थे तथा कुछ दूसरे पौधे के जनक के समान थे एवं उनकी संख्या में 3:1 का क्या हुआ, निश्चित अनुपात था। उनकी संख्या में क्या था, 3:1 का निश्चित अनुपात था। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। जो मेंडल थे उन्होंने 7 जोड़ी क्या किया, विपर्यासी लक्षणों के पौधों का चयन किया। सौभाग्य से ये भी लक्षण प्रभावी व अप्रभावी थे। जो मटर के 7 पौधे, जो 7 विपर्यासी लक्षण थे वो भी क्या थे, एक दूसरे के जो लक्षण थे वो क्या थे, प्रभावी व अप्रभावी थे। इन विपरीत लक्षणों को युग्म विकल्पी या एलीलोमार्क कहते हैं। जैसे कि जो दो लक्षण थे प्रभावी या प्रभावी, प्रभावी का मतलब जो लक्षण हमें साफ साफ नग्न आंखों से दिखाई दे संकरण के बाद, और जो लक्षण अप्रभावी यानी कि हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो उसी के लक्षण होते हैं, वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो क्या लिखा है, इनके विपरीत लक्षणों को युग्म विकल्पी या एलीलोमार्क कहते हैं। प्रत्येक युग्म के दोनों गुण जैसे लंबा व बौनापन एक दूसरे के क्या है, युग्म विकल्पी। क्या लिखा है, जो प्रत्येक युग्म है उन दोनों के जो गुण हैं जैसे लंबा पौधा व बौना पौधा वो क्या है, एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। यही समझाया गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, मेंडल के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी विकल्पी लक्षण। जो मेंडल थे उन्होंने 7 जोड़ी क्या किया, विपर्यासी मतलब विकल्पी लक्षण, जो अलग अलग प्रकार के लक्षण थे उनका किस प्रकार के वे लक्षण थे उनके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना। तो क्या लिखा है, पहला क्या है, लक्षण प्रभावी व अप्रभावी। जो लक्षण थे वो किस में अप्रभावी थे और किस में प्रभावित है। तो क्या लिखा है, तने की लंबाई क्या थी, प्रभावी में लंबापन था और अप्रभावी में बौनापन था। क्या, तने की लंबाई। और पुष्पों की स्थिति अच्छी व अग्रस्त थी। अच्छी का मतलब अच्छी थी और अग्रस्त का मतलब थोड़ी हल्की सी छोटी थी। और फली का रूप चपटा था, अप्रभावी में संकीर्णित था। फली का रंग क्या था, हरा था प्रभावी में और अप्रभावी में फली का रंग पीला हो गया। 5 नंबर क्या है, 5वां लक्षण क्या है हमारा, जो बीज की आकृति थी, जो मटर का बीज होता है उसकी आकृति गोल थी और अप्रभावी में क्या हो गई, झुर्रीदार हो गई। और बीज पत्रों का रंग जो था वो पीला था। जो बीज पत्र थे उनका रंग पीला था प्रभावी में और अप्रभावी में क्या हो गया, हरा हो गया। और जो बीज चोल का रंग था, बीज चोल का रंग क्या था, धूसर था प्रभावी में, लेकिन अप्रभावी में आने पर वो क्या होगा, श्वेत। श्वेत का मतलब सफेद हो गया। तो ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।
अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला टॉपिक जो है हमारा एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस का मतलब है जो मेंडल थे उन्होंने अपने अपने प्रयोग में पहले एक संकर क्रॉस कराया, फिर उसके बाद द्विसंकर क्रॉस कराया, तो वही लिखा है एक संकर क्रॉस। उसमें क्या लिखा है? मेंडल ने लंबे पौधों वाली प्रथम संकर पीढ़ी में स्वपरागण कराया। जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, जो पहले लंबे पौधे वाली प्रथम पीढ़ी थी उसमें स्वपरागण कराया और उससे बने बीजों को बोने पर द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में लंबे व बौने प्रकार के पौधे 3:1 के अनुपात में उगे। जैसे जब उन्होंने प्रथम लंबे पौधे वाली प्रथम पीढ़ी थी उसमें स्वपरागण कराया, उससे बने जो बीज थे वो बोया, उसमें जो द्वितीय पीढ़ी बनी वो लंबे पौधे भी बने और बौने पौधे भी बने। तो इस अनुपात को 3:1 के अनुपात में उगे। फिर क्या है, अगली पीढ़ी अर्थात तृतीय संतानीय पीढ़ी F3 का अध्ययन करने पर और जब दूसरी पीढ़ी के बीज जब बने, जब उनको बोया गया, वही लिखा है, तो सभी बौने पौधों से स्वपरागण के बाद बौने पौधे बनते हैं। क्या है? जो सभी बौने पौधे हैं अगर उनमें स्वपरागण कराया जाए तो उनमें सभी पौधे क्या बनेंगे? सभी पौधे बौने ही बनेंगे। अतः बौने पौधे, क्या लिखा है? अतः बौने पौधे बौनेपन, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, बौनेपन के लिए शुद्ध हैं। जो क्या बौने पौधे हैं उनके लिए क्या है? शुद्ध हैं। किंतु लंबे पौधे में से 1/3 पौधे लंबेपन के लिए शुद्ध हैं। क्या है? जो लंबे पौधे हैं उनके लिए क्या है? 1/3 पौधे लंबेपन के लिए शुद्ध हैं, जबकि 2/3 अशुद्ध लंबे थे। क्या थे? और पिछली पीढ़ी में क्या थे? पौधे 2/3 अशुद्ध लंबे थे। अशुद्ध लंबे पौधे से शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे का अनुपात क्या था? 1:2, 2:1 के अनुपात में बने। अतः F2 पीढ़ी में लंबे व जो F2 पीढ़ी थी उसमें लंबे व बौने पौधे में 3:1 का अनुपात वास्तव में 1:2, 2:1 का अनुपात है। शुद्ध लंबे 1: अशुद्ध लंबे तथा 2: बौने। एक उपर्युक्त प्रयोग को एक संकर क्रॉस कहते हैं। जो ये उपर्युक्त प्रयोग है इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको एक संकर क्रॉस कहते हैं। ये जब हम आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से समझा देंगे और मेरी जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले लाइव क्लास भी आएगी तो आप लोग उसको ज्वाइन करके ही जाना है। अगला टॉपिक क्या है मेरा प्यारे बच्चों? ध्यान से पढ़ना। अगला टॉपिक है हमारा द्विसंकर। संकरण में F2 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतानें, जो वो एक संकर क्रॉस था और ये द्विसंकर क्रॉस है। तो क्या लिखा है? द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में जनकीय लक्षण व पुनर्संयोजन 9:3, 3:3, 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। गोल पीले बीज व हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में गोल पीले, गोल झुर्रीदार, गोल हरे व हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे 9:3, 3:3, 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं तथा इस पीढ़ी को क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण पीढ़ी कहते हैं। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर जो कुछ टॉपिक बच जाएंगे
तो वो हम आप लोगों को क्या अगली वीडियो में बताएंगे। तो क्या लिखा है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। जो मेंडल थे उनके आनुवंशिकता के कुछ नियम भी थे जो इस प्रकार बताए गए हैं। क्या लिखा है, मेंडल ने मटर के पौधों पर किए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों को मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से जाना जाता है। जो इन्होंने 3 नियम बताए हैं उन नियमों को मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा है द्विसंकर संकरण अतः स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ये है हमारे मेंडल के 3 नियम। इन तीनों नियम के बारे में हम आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। जैसे क्या लिखा है, दूसरा क्या है, पहला क्या है, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए है। ये कई बार पूछा जा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। जैसे क्या लिखा, जब इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी जो एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाले पौधे होते हैं उनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानें जो होती हैं, संतानों में विरोधी लक्षणों में से केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। ध्यान से समझना मेरे बच्चों। अगला उदाहरण इसका दिया है। उदाहरण क्या दिया है, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त सभी पौधे लंबे होते हैं। जब शुद्ध बौने तथा शुद्ध लंबे पौधों के बीच क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो जो प्रथम पीढ़ी F1 होती है उसमें प्राप्त सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। और इससे स्पष्ट है कि पौधों में लंबेपन का गुण प्रभावी, जो लंबेपन का गुण होता है वो प्रभावी तथा बौनेपन का गुण क्या कहलाता है, अप्रभावी होता है। ये था हमारे प्रभाविता के नियम का उदाहरण। अब हम बताएंगे आप लोगों को दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या है, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या लिखा है, मेंडल के इस नियम के अनुसार, जो मेंडल हैं वो इस नियम के अनुसार जोड़े के कारक जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या लिखा, जो मेंडल हैं वो जब जोड़ा बनाते हैं तो जो जीन के युग्मक होते हैं वो निर्माण के समय क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चों, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। पृथक होने का मतलब अलग हो जाते हैं। और एक युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब है हमारा तीसरा नियम मेरे बच्चों। तीसरा नियम क्या है, द्विसंकर संकरण स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभ्यूहन का मतलब और द्विसंकर संकरण का मतलब एक ही होता है। तो क्या लिखा है, द्विसंकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने एक और नियम का प्रतिपादन किया जिसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। इन्होंने द्विसंकर क्रॉस के नियम के आधार पर क्या किया, एक और नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो लक्षणों की वंशागत, जो यह नियम है इसके अनुसार दो लक्षणों की वंशागत में प्रत्येक लक्षण के दोनों कारक युग्मक के निर्माण के समय दूसरे लक्षण के दोनों कारकों से स्वतंत्र रूप से
पृथक तथा युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना क्या लिखा, जो दो लक्षण होते हैं उनकी वंशागति में क्या होते हैं, प्रत्येक लक्षण के दोनों जो कारक होते हैं युग्मक के निर्माण के समय, दूसरे लक्षण जो युग्मक का निर्माण होता है उसमें जो दूसरा लक्षण होता है उसके दोनों कारकों से क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं तथा युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस या स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। अब इसको हम दूसरी भाषा में भी हमने लिखा है, इसका थोड़ा सरल तरीका है, आप लोग याद कर सकते हैं क्या लिखा है। जब किसी संकर में कारकों के दो जोड़े संयोजित, जो कोई संकरण होता है तो उसमें कारक के जो दो जोड़े होते हैं उसमें संयोजित हो, तब युग्मक निर्माण के समय किसी लक्षण के दोनों कारकों का पृथक्करण दूसरे लक्षण के कारकों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या लिखा है, जब कोई संकरण होता है इसमें क्या होते हैं, दो कारक होते हैं, जो दो जोड़े होते हैं वो संयोजित हो, तब क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, किसी लक्षण के जो कोई लक्षण होता है उसके दोनों कारकों का क्या होता है, पृथक कर यानी अलग होना दूसरे लक्षण के कारकों से स्वतंत्र हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा तरीका लाऊंगी पढ़ाने के लिए, जिससे कि आप लोगों को याद हो सके, रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके जो कुछ टॉपिक बचे हैं वो हम बताएंगे आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।